कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन फुटबॉल मैच देखते हैं जहां निक्की नाम का एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ वीआईपी स्टैंड में आराम से बैठा है। मैच चल रहा है लेकिन निक्की का ध्यान खेल से ज़्यादा भीड़ पर है। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो अपनी सीट से उठकर जा रही है। निक्की के दिमाग में एक शरारती ख्याल आता है। वो जेस से मजाक में कहता है, चलो देखते हैं कितने लोग उस लड़की को पलट कर देखते हैं। पास बैठा एक शख्स ल्यूआन कहता है, मैं भी इस शर्त में शामिल हूँ। निक्की हंसते हुए मान जाता है। सबने मजाक मजाक में $10 की शर्त लगाई और गिनती शुरू। लड़की जब स्टैंड से निकलती है तो 7 लोग पलट कर देखते हैं। जेस ने सबसे सही अनुमान लगाया था तो वो जीत जाती है। लुआन बिना हिचक पैसे देता है और अगला राउंड शुरू करने को कहता है। इस बार शर्त यह है कि अगला फाउल कौन करेगा। जेस कहती है, मुझे खेल का ज़्यादा पता नहीं, और बाहर हो जाती है। लेकिन निक्की $1000 की शर्त लगाता है। जैसे ही सीटी बजती है, रेफरी फाउल का इशारा करता है और निक्की की चुनी हुई टीम फाउल करती है। निक्की जीत जाता है और पैसे जेब में डाल लेता है। हारने के बावजूद लुआन और जोश में आ जाता है। वो कहता है, अब $5000 की शर्त लगाते हैं। सवाल ये है कि खिलाड़ी गेंद पास करेगा या दौड़ेगा। निक्की थोड़ा हिचकता है लेकिन मान जाता है। लुआन कहता है कि खिलाड़ी दौड़ेगा और निक्की कहता है कि पास करेगा। सीटी बजते ही खिलाड़ी गेंद लेकर दौड़ पड़ता है। निक्की $5000 हार जाता है। निक्की कहता है, कोई बात नहीं, 5000 गए, अब बस करो। वो जेस को कॉफी के लिए चलने को कहता है लेकिन लुआन जोड़ देता है, अरे तुम वीआईपी लाउंज में बैठे हो, पैसे की कमी नहीं, 5000 में क्या परेशानी, चलो 10,000 की शर्त। निक्की मान जाता है। अब सवाल यह है कि अगला पास सही होगा या नहीं। निक्की कहता है, हाँ सही होगा, लेकिन दूसरी टीम गेंद छीन लेती है। निक्की अब 15,000 हार चुका है। पैसे निकालते वक्त वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, सोचता है और कहता है, अब 50,000 की शर्त। जैसे ये सुनकर दंग रह जाती है लेकिन निक्की का गुस्सा बढ़ रहा है। इस बार भी किस्मत साथ नहीं देती और निक्की 50,000 और हार जाता है। जैस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन निक्की का गुस्सा और अहंकार हावी हो जाता है। वो बिना सोचे $1,00,000 की शर्त लगाता है। लुआन हंसते हुए ताना मारता है, इतने पैसे भी हैं तुम्हारे पास। निक्की चुपचाप नोटों का डट्ठर मेज पर फेंक देता है। लुआन और जोश में आ जाता है। इस बार निक्की कहता है कि अगला पास इंटरसेप्ट होगा, लेकिन पास कामयाब हो जाता है। निक्की अब $1,00,000 हार चुका है। वो समझ नहीं पा रहा कि इस मुसीबत से कैसे निकले। जेस भी उसके बर्ताव से हैरान है। निक्की कहता है, मेरे पास 10 लाख बचे हैं, सब दांव पर लगाते हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। अब फैसला ताश के पत्तों से होगा। लुआन लगातार जीत रहा है। वो निक्की को एटीएम की तरह देखने लगा। लुआन पत्ता खींचता है, क्लब का 5। निक्की को बस इससे बड़ा पत्ता खींचना है, उसकी जीत की संभावना बहुत ज्यादा है। निक्की आत्मविश्वास से पत्ता खींचता है लेकिन वो हार्ट का 3 है। जैस ये देखकर कुर्सी से गिर पड़ती है। निक्की ने $10 की शर्त से शुरू किया था और अब 10 लाख से ज्यादा हार चुका था। शर्मिंदगी भरी हार के बाद निक्की चुपचाप जेस का हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगा। लुआन और ताने मारता है, यही होता है जब मास्टर से पंगा लेते हो। निक्की रुकता है और 20 लाख की नई शर्त लगाता है। इस बार शर्त अलग है। निक्की कहता है, लुआन तुम दूरबीन से कोई भी खिलाड़ी चुनो, अगर मैं उसका जर्सी नंबर सही बता दूं तो जीत मेरी। लुआन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि निक्की कोई चाल चल रहा है। निक्की कहता है, ठीक है, मैं नहीं, जेस नंबर बताएगी। जेस गुस्से से निक्की को देखती है। वो कहती है, इतने लोगों में सही नंबर कैसे बताऊं? वो जाने लगती है लेकिन लुआन का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है और छोटी सी झड़प हो जाती है। निक्की जेस से कहता है, बस मैदान में देखो और जो नंबर तुम्हारा सा लगे वो बोल देना। लुआन दूरबीन से एक खिलाड़ी चुनता है। जेस दूरबीन लेकर पूरे मैदान को स्कैन करती है। हर तरफ जर्सी नंबर दिख रहे हैं। तभी उसकी नज़र अपने दोस्त फरहाद पर पड़ती है जिसके जर्सी का नंबर 55 है। जेस समझ जाती है कि ये निक्की की चाल थी। वो 55 बोल देती है और वो सही होता है। लुआन दंग रह जाता है। जेस को भी हैरानी होती है कि निक्की को कैसे पता था कि लुआन 55 ही चुनेगा, लेकिन उस वक्त ये मायने नहीं रखता। वो 20 लाख जीत जाते हैं और सारा हारा हुआ पैसा वापस मिल जाता है। दोनों 2 बड़े बैग में नोट भरकर स्टेडियम से निकलते हैं। कार में निक्की बताता है कि सब कुछ उनकी प्लान का हिस्सा था। लुआन को जुए की बुरी आदत थी और निक्की की टीम ने उसे फंसाने का पूरा जाल बिछाया था। लुआन के होटल से निकलते ही नंबर 55 उसके दिमाग में डाला गया। सिक्योरिटी गार्ड के लेबल पिन पर, स्टेडियम जाते वक्त रास्ते के साइन बोर्ड पर
और यहाँ तक कि लुआन की कार में बजा गाना भी 55 को 124 बार दोहराता था। फरहाद की तस्वीर भी उसे पहले दिखाई गई थी। जब लुआन ने दूरबीन उठाई, उसका दिमाग 55 की तरफ गया और जेस ने फरहाद को देखते ही 55 बोल दिया। जेस को पहले कुछ नहीं बताया गया था ताकि उसका बर्ताव नेचुरल रहे। जेस निक्की की इस चालाकी से दंग रह जाती है। कहानी अब कुछ दिन पीछे ले जाती है। निक्की एक कमरे में बिस्तर पर लेटा है। जेस उसके पास है और एक शख्स उसकी कनपटी पर बंदूक ताने खड़ा है। जेस वो थी जिसे निक्की ने हाल ही में मिला था। साफ था कि निक्की को किसी ने फंसाया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। वो शांति से कहता है, मेरे पास एक पैसा नहीं, गोली मारनी है तो मारो। बंदूक वाला उसकी हिम्मत देखकर समझ जाता है कि ये शख्स उनसे भी चालाक है, और वो सही था। निक्की एक मास्टर ठग था जो छोटी मोटी चोरियां बड़े हुनर से करता था। जेस ने निक्की को उस कमरे में धोखे से लाया था, लेकिन निक्की ने उसमें कुदरती काबिलियत देखी। जब बंदूक वाला चला गया, निक्की ने जेस से कहा, तुम में हुनर है, इस धोखेबाजी की कला को निखारो तो जिंदगी राजसी हो जाएगी। निक्की ने बताया कि ये उनका खानदानी धंधा है। उसके पिता, दादा सब ठग थे। हर चाल, हर हथकंडा उनके लिए खेल है। जेस ने तुरंत कुछ पैसे निकाले और कहा, मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ। निक्की मान गया। बाहर निकलते वक्त उसने जेस की अंगूठी चुरा ली और जेस को पता भी नहीं चला। जब तक जेस को अंगूठी का पता चला, उसकी घड़ी भी गायब थी, और जब उसने घड़ी बैग में रखी तो बटुआ भी गायब। निक्की ने हंसते हुए कहा, हाथ की सफाई, सही टाइमिंग और थोड़ा स्टाइल, बस यही चाहिए इस धंधे में। कुछ महीनों बाद जेस ने निक्की को न्यू ऑर्लियंस में ढूंढ निकाला, जहां वो नई टीम बना रहा था। उनकी मुलाकात एक टेस्ट थी। निक्की देखना चाहता था कि जेस उसकी टीम में शामिल होने लायक है या नहीं। जेस तैयार हो गई। निक्की ने उसे अपने एक साथी के साथ एक मेले में भेजा। ये जेस का पहला प्रैक्टिकल असाइनमेंट था। वो नक्शा लेकर लोगों से रास्ता पूछती और ध्यान भटकाने के दौरान उसका साथी एक टूरिस्ट का कैमरा लेंस चुरा लेता। फिर दूसरा साथी एक आदमी से टकराता और जेस उसका बटुआ चुरा लेती। अब जेस अपने चोरी के स्टाइल में कॉन्फिडेंट होने लगी थी। चॉपस्टिक से उसने एक औरत का बटुआ बैग से निकाला। सब इतनी सफाई से हुआ कि किसी को शक तक नहीं हुआ। निक्की एक इमारत की छत से सब देख रहा था। उसने टीम को जेस को अकेले छोड़ने को कहा। अब जेस की सोलो उड़ान की बारी थी। वो महंगी चीजें एक के बाद एक चुराने लगी। निक्की का जेस के लिए सम्मान बढ़ने लगा। अब निक्की ने उसे एक हाईटेक ठगी का काम दिया। खास लेंस की मदद से वो दूसरों के ताश के पत्ते देख सकते थे और आसानी से जीत जाते थे। क्रेडिट कार्ड चुराने का भी सिस्टम था। चुराया हुआ कार्ड गुप्त रूप से एक साथी को भेजा जाता, जो उसका डेटा कॉपी करता और कार्ड वापस मालिक की जेब में डाल देता। जब तक किसी को पता चलता, उसका अकाउंट खाली हो चुका होता। एक और ठगी थी, नकली एटीएम मशीन। जब कोई पैसे निकालता, मशीन उसका पिन चुपके से स्टोर कर लेती। फरहाद बाद में मशीन हटाकर सारा डेटा चुरा लेता। चुराए हुए क्रेडिट कार्ड अलग अलग कैटेगरीज में बांटे जाते। इनसे महंगी लग्जरी चीजें खरीदी जाती और फिर डेटा ब्लैक मार्केट में बेचा जाता। एक दिन जेस ने एक खूबसूरत हार देखा और पहन लिया, लेकिन निक्की ने तुरंत उसे उतारने को कहा। उसने सख्ती से समझाया कि सारी चीजें बेचनी है, कुछ भी पर्सनल नहीं रखना। जेस पहली बार इतने बड़े पैमाने की ठगी देख रही थी। चुराए हुए सामान के ढेर के बीच खड़े होने का एहसास ही अलग था। अगले दिन जेस और फरहाद एक रईसों वाली बस्ती में घूम रहे थे। उनका काम था एक्टिंग करना। फरहाद अचानक बेहोश हो गया और जेस चिल्लाने लगी, कोई मदद करो प्लीज। ये एक डिस्ट्रैक्शन था जिसका फायदा बाकी टीम ने आसपास के रईसों से चोरी की। काम खत्म होने के बाद पूरी टीम एम्बुलेंस में छुपकर भाग निकली। प्लान इतना परफेक्ट था कि किसी को कुछ पता नहीं चला। उस रात सबने मिलकर जश्न मनाया। निक्की ने सबकी तारीफ की क्योंकि एक हफ्ते में उन्होंने $12 लाख कमा लिए थे। अगले दिन टीम के सारे मेंबर अलग होने की तैयारी कर रहे थे। कागजात नष्ट किए गए और निक्की ने सबको भरोसा दिलाया कि कुछ दिनों में उनके पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन पुराने मेंबर्स जानते थे कि निक्की का एक आखिरी मिशन बाकी है। अगली सुबह निक्की जेस को स्टेडियम के VIP लाउंज में ले गया। उसने जेस के सामने पूरी डेमोन्स्ट्रेशन दी कि कैसे वो कुछ मिनटों में 10 लाख कमा सकते हैं। जेस को लगने लगा कि वो निक्की की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उसे ये सब दिखा रहा है। लेकिन निक्की ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए ग्रुप में शामिल किया था। सब खत्म होने के बाद निक्की ने जेस को $80,000 कैश दिए और अलविदा कह दिया। जेस की आंखों में आंसू थे। उसका दिल टूट गया क्योंकि वो निक्की से प्यार करने लगी थी। साथ ही उसे 80,000 बहुत कम लगे क्योंकि निक्की ने 10 लाख कमाए थे। लेकिन निक्की की दुनिया में भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। जेस ने उसका असली रंग देख लिया। लगभग 3 साल बाद एक रेस कार सर्विस स्टेशन पर रुकती है और हम निक्की को फिर देखते हैं। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर पैसे की तंगी साफ दिख रही थी।
लंच के दौरान उसकी मुलाकात जॉर्ज से होती है, जो एक रेस कार टीम का मालिक है। जॉर्ज की रिसर्च टीम ने एक नया एल्गोरिदम बनाया, EXR, लेकिन वो इसे और बेहतर करना चाहता था ताकि जीत की संभावना बढ़े। उसने निक्की को हायर किया। प्लान सिंपल था, निक्की चीफ इंजीनियर बनकर दूसरी टीमों को फंसाएगा। जॉर्ज और निक्की के बीच नकली झगड़ा होगा, जिससे दूसरी टीमें जाल में फंस जाएंगी। फिर निक्की नकली EXR सिस्टम बेचेगा, जबकि जॉर्ज की टीम असली सिस्टम इस्तेमाल करके आसानी से जीत जाएगी। डील के हिसाब से निक्की को 10 लाख यूरो मिलने थे और नकली सिस्टम बेचकर जो पैसा आएगा वो भी उसका होगा। निक्की को यह काम मजाक जैसा लग रहा था। वो ऐसा धोखा नींद में भी दे सकता था, लेकिन जॉर्ज का बटलर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। उसने निक्की को धमकी दी, कोई गड़बड़ की तो सीधे सीने में गोली मार दूंगा। उस रात निक्की टक्सीडो पहनकर एक पार्टी में गया। प्लान था कि जॉर्ज के साथ नकली झगड़ा होगा, लेकिन तभी जैस लाल ड्रेस में सीढ़ियों से उतरती हुई दिखी। वो सीधे जॉर्ज को गाली लगाने गई। निक्की का दिमाग खराब हो गया। उसे 3 साल बाद जैस दिखी, और वो भी उस शख्स के साथ जिसने उसे हायर किया था। जैस शांति से निक्की के पास आई और बोली, मैं अब ठग नहीं हूं। 3 साल पहले जो हुआ वो अब मायने नहीं रखता। जॉर्ज को हमारे पुराने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता, और बेहतर होगा कि ऐसा ही रहे। ये सुनकर निक्की को गुस्सा आ गया। उसने एक ग्लास वोडका उठाया और एक घूंट में पी गया। पहले वो नकली गुस्सा दिखाने वाला था, लेकिन अब उसका गुस्सा असली था। जॉर्ज के साथ उसका झगड़ा अब ड्रामा नहीं, हकीकत था। उनका झगड़ा राइवल रेसिंग टीम का ध्यान खींचता है, जैसा प्लान था। जल्दी ही सिक्योरिटी आती है और निक्की को पार्टी से बाहर फेंक देती है, लेकिन अब उसके पास राइवल टीम का बिजनेस कार्ड है। अगली सुबह निक्की मैक्लारेन टीम के मालिक से मिलता है। वो सीधे कहता है, मैं तुम्हें EXR सिस्टम बेचना चाहता हूं, कीमत 30 लाख यूरो। मालिक के पास पैसे की कमी नहीं थी, तो मोल भाव की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सिस्टम ट्रैक पर टेस्ट किया और रिजल्ट देखकर उसका चेहरा खिल गया। निक्की ने वादा किया कि 48 घंटे में पूरा सॉफ्टवेयर डिलीवर हो जाएगा। इसी बीच जस की मुलाकात फरहाद से होती है, जिसे निक्की ने भेजा था। फरहाद बताता है कि 3 साल पहले निक्की को जाना जरूरी था, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो ये भी कहता है कि निक्की अब भी जेस से प्यार करता है। फिर वो जेस को एक डिब्बा देता है जिसमें वही हार है जो जेस को कभी पसंद था। जेस का दिल पिघल जाता है। वो कहती है कि वो निक्की पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। डील के दिन निक्की मैक्लारेन के मालिक को सॉफ्टवेयर देता है। बदले में उसे 30 लाख यूरो का केस मिलता है, लेकिन निक्की की फितरत थी कि वो बिना रिस्क लिए काम नहीं करता। उसने चुपके से वही सॉफ्टवेयर हर रेसिंग टीम को बेच दिया। हर हैंडशेक के साथ उसे लाखों यूरो मिल रहे थे। रेस शुरू होने तक किसी को नहीं पता था कि हर टीम को एक ही EXR सिस्टम बेचा गया है। उस रात निक्की ने भागने के बजाय जेस को मैसेज किया कि अगर वो वक्त पर आ जाए तो दोनों साथ में भाग सकते हैं। निक्की इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। जैसे ही वो जाने को मुड़ा, जेस वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैक्लारेन के मालिक की तरफ से 30 लाख यूरो देने वाला आदमी, जो असल में जॉर्ज का आदमी था, वहां आ गया। उसे पता चल चुका था कि निक्की ने नकली की जगह असली सॉफ्टवेयर बेच दिया। उसे 10 लाख यूरो की परवाह नहीं थी। उसने रेसिंग गियर पहना और जानबूझकर निक्की की कार से टक्कर मार दी। भयानक एक्सीडेंट के बाद निक्की और जेस को पकड़ लिया गया। दोनों को बांधकर जॉर्ज के सामने लाया गया। सारा चुराया हुआ पैसा उनके सामने रखा था। जॉर्ज गुस्से में था। उसने EXR सॉफ्टवेयर बनाने में 40 करोड़ यूरो खर्च किए थे और अब सब बर्बाद हो चुका था। सबसे बुरी बात, उसे समझ नहीं आ रहा था कि निक्की ने असली सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जब निक्की कुछ नहीं बोला तो जॉर्ज ने जेस की नाक दबाकर उसका दम घोटना शुरू कर दिया। ये देखकर निक्की टूट गया। उसने सब कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने जेस को फिर से प्यार में फंसाया। उसी हार में खास चिप थी जिसने जॉर्ज का पासवर्ड चुराया और डेटा कॉपी किया। जेस ये सुनकर टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन जॉर्ज और उसके आदमियों को यह कहानी मजेदार लगी। उन्हें एक शर्त पर यकीन नहीं हुआ। जॉर्ज ने कहा, जेस कभी मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। मुझे पता था वो मेरे महंगे घड़ियों के कलेक्शन के लिए मेरे साथ थी। जेस ने कबूल किया कि वो जॉर्ज से सिर्फ उसकी घड़ियां चुराने के लिए प्यार का नाटक कर रही थी। निक्की दंग रह गया। जेस ने जॉर्ज से प्यार का नाटक सिर्फ निक्की को जलाने के लिए किया था। अब दोनों पकड़े गए थे। जॉर्ज ने बटलर से पूछा कि निक्की ने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जैसे ही निक्की ने मुंह खोला, बटलर ने गोली चला दी। गोली निक्की के सीने में लगी। जॉर्ज का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराते हुए बटलर से कहा, पैसा तो फिर कमा लूंगा, लेकिन मर्डर के केस में फंसा तो खत्म हो जाऊंगा। जॉर्ज ने बटलर को तुरंत निकाल दिया और वेयरहाउस से भाग गया।
जेस जोर जोर से रो रही थी, लेकिन बटलर शांति से बोला, घबराने की जरूरत नहीं, मैं असल में निकी का आदमी हूं। सच तो यह था कि बटलर असल में निकी का बाप था। उसने गोली जानबूझकर दिल के पास मारी थी, न कि दिल में। उसने घाव को टेप से बंद किया, सुई से अतिरिक्त खून निकाला और हवा का दबाव संतुलित किया। अचानक निकी ने आंखें खोल दी। वो जिंदा था। ये पागलपना कीम थी, लेकिन काम कर गई। उनके पीछे पैसे का ढेर पड़ा था। तीनों वेयरहाउस से निकल गए। निक्की असल में अनाथ था और इस शख्स ने उसे पाला था। उसी ने निक्की को ठगी के सारे गुर सिखाए थे। उनका नियम साफ था, कभी इमोशनल मत होना। लेकिन अब निक्की जैसे सच्चा प्यार करने लगा था। बटलर दोनों को सड़क पर छोड़कर सारा पैसा लेकर चला गया। निक्की के पास अब कुछ नहीं बचा था, लेकिन अस्पताल जाते वक्त उसने जेस के हाथ में कुछ चमकता देखा। वो जॉर्ज की 2 लाख की घड़ी थी। निक्की ने जेस को देखा, जेस ने निक्की को देखा और दोनों मुस्कुरा दिए। ऐसी चालों और हाथ की सफाई के साथ वो दुनिया में कहीं भी भूखे नहीं रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं।